नमस्कार, हिस्ट्री चक्र में आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2020। 18 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद करंट अफेयर्स के 30 से ज़्यादा प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री चक्र के करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको हिस्ट्री चक्र की करंट अफेयर्स की PDF के साथ साथ हिस्ट्री से रिलेटेड अन्य PDF भी मिल जाएं। वीडियो के लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन के पहले प्रश्न की। AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750 मिलियन। AIIB ने भारत को हाल ही में 750 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो देखते हैं इसकी डिटेल। सबसे पहले AIIB का फुल फॉर्म, तो AIIB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है AIIB का फुल फॉर्म। जैसा कि आपने देखा है, इसे ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 750 डॉलर मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बारे में अगर हम बात करें तो यह ADB द्वारा सह वित्त पोषित बैंक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है, जो कि व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता को बढ़ाने के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ज़रूरतमंद सामाजिक सुरक्षा नेट का विस्तार करना और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। यानी कि भारत को AIIB बैंक ने जो 750 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है उसमें ज़रूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना प्रमुख रूप से शामिल है। अब बात करेंगे AIIB के बारे में और डिटेल से। तो AIIB WBA यानी कि विश्व बैंक और ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की एशियाई प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इन दोनों बैंकों के द्वारा एशियाई बैंक स्थापित की गई है और इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2015 में की गई थी, लेकिन व्यापार के लिए इसे जनवरी 2016 में खोला गया था। AIIB की स्थापना 2015 में हुई, जबकि व्यापार के लिए इस बैंक को 2016 में खोला गया। AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग, यानी कि AIIB का मुख्यालय बीजिंग अर्थात चीन में स्थित है। AIIB का लक्ष्य क्या है? तो AIIB का लक्ष्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा प्रदान करना, क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। यानी कि एशियाई क्षेत्र में प्रमुख रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एशियाई बैंक का प्रमुख लक्ष्य है। अगर हम बैंक की शुरुआती पूंजी के बारे में बात करें तो बैंक की शुरुआती पूंजी 100 बिलियन डॉलर थी, जो कि एशियाई विकास बैंक का केवल 2/3% भाग था। अगर हम अन्य बैंकों की बात करें तो विश्व बैंक की जो पूंजी है वो 280 डॉलर है, जबकि एशियाई विकास बैंक की पूंजी इस समय 164 बिलियन डॉलर है। अंतर अमेरिकी विकास बैंक की पूंजी 171 बिलियन डॉलर है, जबकि अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी 103 बिलियन डॉलर है और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक की केवल 39 बिलियन डॉलर पूंजी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संतोष झा को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में संतोष झा को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और संतोष झा इस समय उज़्बेकिस्तान के राजदूत हैं, जो कि 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं और अब इन्हें बेल्जियम में राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। बेल्जियम की राजधानी की हम बात करें तो ब्रुसेल्स है और मुद्रा बेल्जियम की यूरो है। ये इसकी एक्स्ट्रा डिटेल हो गई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री सोफी विल्मेंस हैं, जबकि बेल्जियम का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माइंड ट्री के नए CFO कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनीत तेरदेसाई। विनीत तेरदेसाई माइंड ट्री के नए CFO होंगे। CFO का मतलब मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है और विनीत तेरदेसाई को माइंड ट्री का CFO 15 जून 2020 को नियुक्त किया गया है। इससे पहले KPIT टेक्नोलॉजी में CFO रह चुके हैं और माइंड ट्री में अब ये सेंथिल कुमार से पदभार लेंगे, यानी कि इससे पहले विनीत तेरदेसाई से पहले माइंड ट्री के CFO सेंथिल कुमार थे और सेंथिल कुमार अब वित्त नियंत्रक होंगे। माइंड ट्री के संस्थापक कौन हैं? तो माइंड ट्री के संस्थापक 4 लोग हैं: कृष्ण कुमार नटराजन, रौस्तोवु रावानन, सुब्रतो बागची और NS पार्थसारथी। और माइंड ट्री का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
डिजिटल संगीत प्लेटफॉर्म क्यू की डिजिटल मीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है समीर बंगारा। समीर बंगारा का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में निधन हुआ था। इसके बारे में एक्स्ट्रा, डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म क्यू की डिजिटल मीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी समीर बंगारा का हाल ही में मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद निधन हो गया है। स्टार्टअप फर्म क्यूकी में शामिल होने से पहले समीर बंगारा ने डिज्नी इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। 2012 में निर्देशक शेखर कपूर और ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने मुंबई में क्यूकी को लॉन्च किया था, जिसके संस्थापक थे समीर बंगारा। और इससे पहले इन्होंने कहाँ कार्य किया था? तो इससे पहले इन्होंने डिज्नी इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मर्त्यपुरा रे जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया। मर्त्यपुरा रे जमराज ओडिया फिल्म है, जिसने हाल ही में कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। उड़ीसा के एक गाँव के समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म जिसका नाम है मर्त्यपुरा रे जमराज ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। इसके लिए इसने हास्य शैली का उपयोग किया है, यानी कि कह सकते हैं कि मर्त्यपुरा रे जमराज एक कॉमेडियन फिल्म है जो कि अपनी कॉमेडी के द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और उसके उपायों के बारे में जागरूकता फैला रही है। विश्व मरुड़ स्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून को विश्व मरुड़ स्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस दिवस के दौरान एक वीडियो संदेश जारी किया था। विश्व मरुड़ स्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने एक संदेश जारी किया और उस संदेश में बताया कि हर साल 24 अरब टन उपजाऊ भूमि पूरा संसार खो देता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 29.32% भूमि क्षरण से प्रभावित है, यानी कि लगभग कुल 30% भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित है। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वृक्षारोपण को बढ़ाए जाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य रहता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 29.32% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जिसमें गुजरात में 4 जिले हैं, महाराष्ट्र में 3 जिले, तमिलनाडु में 5, पंजाब में 2, हरियाणा में 2, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश में 4, गोवा में 1, कर्नाटक में 2, केरल में 2, जम्मू कश्मीर में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रमुख प्रभाव है। अगर हम मरुस्थलीकरण दिवस के इस बार की थीम की बात करें तो इस बार का थीम है भोजन, आहार, रेशा खपत और भूमि के मध्य कड़ी। थीम को आवश्यक रूप से आप याद रखिएगा। भोजन, आहार, रेशा खपत और भूमि के मध्य कड़ी है। इसके अलावा 16 जून को विश्व परिवार प्रेषण दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। किस राज्य में योग सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इस बार योग सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घर में योग, परिवार के साथ योग विषय पर मनाया जाएगा, यानी कि इस बार का जो थीम होगा गुजरात का वो होगा घर में योग, परिवार के साथ योग। 21 जून 2015 को दुनिया भर में योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, जो कि भारत की कोशिश थी कि विश्व ने इसे अपनाया और 21 जून 2015 को दुनिया भर में योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 2016 में योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल यानी कि GPAI में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल यानी कि GPAI में शामिल हो गया है। भारत GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इससे भारत GPAI के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा, साथ ही साथ अपने अनुभव का लाभ भी उठा सकेगा। समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के आसपास के अपने अनुभव के लाभ को भी उठाएगा। GPAI अपनी तरह की एक पहल है जिसमें भाग लेने वाले देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास चुनौती और अवसरों को बेहतर समझ विकसित करना होता है। इसके पहले से सदस्य हैं जो संस्थापक सदस्य वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस हैं।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है, वो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लोक गायक। हीरा सिंह राणा एक लोक गायक हैं जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते थे। हीरा सिंह राणा उत्तराखंड राज्य के निवासी थे जिनका जन्म 1942 में हुआ था। अल्मोड़ा का मनीला दड़ोली एक गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्हें हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जौनसारी गढ़वाल और कुमाऊनी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हीरा सिंह राणा के प्रमुख जो गीत रहे थे वो थे रंगीले बिंद घनघरी, त्यार पहाड़ म्यार पहाड़। अगर हम एक और बात करें उत्तराखंड के प्रमुख उद्यानों की, तो उत्तराखंड के प्रमुख उद्यान आप याद कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख उद्यान हैं। और उत्तराखंड की अन्य जानकारी मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एक क्रिकेट है, भारत के रणजी क्रिकेटर थे बसंत राय जी। आज आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है, किस देश की झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? एक नॉर्मल प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा। हालांकि इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि बेहतर वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।